तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जेई मेंस ऑब्लिक एडवांस्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन, या उसको आप हेडिंग में डाल सकते हैं एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स एक ऐसा पार्ट होता है जिसको टीचर्स काफी कम बताते हैं या पूरा बताते ही नहीं है, और इसका यूज हमेशा एग्जाम में किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल। तो एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल में हम किसी भी प्रॉपर्टी की प्रूविंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रूविंग की अब नीड नहीं है, ना हमारे पास इतना समय है कि हम लोग प्रूविंग करेंगे प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले हमें पहली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी होती है इफ fx is greater than or equal to 0, if fx is greater than or equal to 0 on the interval a to b, then आपके पास एक रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन a से b fx dx। वो क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बच्चों आप देख सकते हैं if fx greater or equal to 0 on the interval a to b, then a to b fx dx integration greater or equal to 0। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने एस्टिमेशन किया है इंटीग्रल्स का। आपने देखा कि fx आपका कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx, वो किसी इंटरवल a से b में पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। लेकिन अपनी डोमेन में या किसी स्पेसिफिक इंटरवल में, वो इंटरवल है a से b, तो बच्चों अगर आप उसका इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे a से b में, तो वो इंटीग्रेशन भी उसका ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही आएगा। ये बात आदित्य आपको याद रखनी होगी, और इस स्टैंडर्ड को एग्जाम में यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता है कि स्टैंडर्ड लग कैसे। दूसरा स्टैंडर्ड ये है कि इफ fx is less than equal to gx, if fx is less than equal to gx on interval a to b, then आपके पास इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन a to b fx dx, वो होगा लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b gx dx। तो बच्चों देख सकते हो कि मैंने किस तरह से एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल पे दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताई। मैंने आपको बताया कि अगर fx की वैल्यू gx से कम है, इसका मतलब fx लेस देन इक्वल टू gx, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल में ये सारी बात चल रही है a से b में, तो बच्चों उनका जो इंटीग्रेशन होगा a से b में वो भी कम होगा। मतलब fx का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन a टू b, वो कम होगा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन gx का a टू b। तो बच्चों जैसा फंक्शन के साथ है वैसा ही इंटीग्रेशन के से भी साथ होता है। तो जैसा फंक्शन के साथ है वैसा इंटीग्रेशन के भी साथ है। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों, तो आदित्य क्या तुम तीसरी प्रॉपर्टी जानते हो एस्टिमेशन की क्या होती है? सर अभी याद। तो बेटा तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल a टू b, ध्यान से देखिएगा मैंने लिखा है इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल a टू b, small m is the least, small m is the least and capital M is the greatest value of fx on interval a to b। तो आदित्य बेटा ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इंटरवल a टू b में, और इंटरवल a टू b में उस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू आपके पास स्मॉल m है, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल M है। तो बेटा हम लोग इस प्रॉपर्टी को एक और नाम से भी जानते हैं। जब हम लोग फुर्सत में पढ़ते हैं तो इस प्रॉपर्टी को रेक्टेंगल मेथड के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल का भी यूज करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेक्टेंगल मेथड के नाम से भी जानते हैं।
बाय द वे अभी हम लोग सिर्फ इस प्रॉपर्टी को लर्न करने के हिसाब से लिख रहे हैं कि यदि इस तरह से कंडीशंस आपके लिए दी गई हैं तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा a से b fx dx वो कहां से लेकर के कहां तक लाई करेगा, ये बात आपको समझनी पड़ती है। तो बच्चों a से b fx dx लाई करेगा स्मॉल m टाइम्स b माइनस a से लेकर के कैपिटल M टाइम्स b माइनस a, यहां तक इस इंटीग्रेशन का एरिया लाई करेगा। तो बच्चों इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है, इसको आप बखूबी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब बच्चों यस सर। आपके पास इन प्रॉपर्टीज को तो अभी लर्न करना ही पड़ेगा, इसका कोई मैं आपको प्रूविंग नहीं बताऊंगा, अगर आपको प्रूविंग बता भी दूंगा तो आप भूल जाओगे, इसलिए पहले तो आप कोशिश करो कि इन प्रॉपर्टीज को आप लर्न कर लो। अब बच्चों मैंने आपको एक पिछले टर्म पे क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था एक एग्जांपल के तौर पे एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर dx। तो बच्चों मैंने आपको ये प्रीवियस टर्म पे ऐसा कोई क्वेश्चन दिया था। बच्चों ये जब मैंने क्वेश्चन दिया था तो आपने समझा कि जैसे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, वैसे ही e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी e की पावर x स्क्वायर होगा। आप अपने अपने दिमाग में ये लगाया और आपने लिमिट अप्लाई कर दी 0 से 1 और आपने हमको आंसर बता दिया, जो पूरी तरीके से गलत था। तो बच्चों जो इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड होता है वो e की पावर x के लिए होता है कि उसका रिजल्ट e की पावर x होता है, लेकिन आप अपने स्टैंडर्ड और अपने फॉर्मूले को डिस्टर्ब ना करिए। अगर आप ऐसे फॉर्मूले अगर आप डिस्टर्ब करने लगेंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बच्चों अगर डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है तो इंटीग्रेशन भी e की पावर x का e की पावर x ही होता है। लेकिन अपना कंसेप्ट आप ना बदलिए, क्योंकि आप अपने कंसेप्ट में हमको ये बता रहे हैं कि अगर e की पावर साइन x भी होगा तो भी आप लिख देंगे कि उसका रिजल्ट e की पावर साइन x ही होगा और लिमिट अप्लाई कर देंगे आप 0 से 1। अब ऐसा कोई डिफरेंशिएशन में तो ट्रू होता नहीं है कि e की पावर साइन x को आप e की पावर साइन x लिख देंगे, आप तो उसको प्रॉपर चेन रूल लगा के करते हैं। तो जब डिफरेंशिएशन नहीं एग्जिस्ट करता है e की पावर साइन x का e की पावर साइन x, तो इंटीग्रेशन कैसे एग्जिस्ट करेगा? इसका मतलब आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप अगर इस क्वेश्चन को नॉर्मल फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से गलत है। तो बेसिकली बच्चों क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि हमारा फंक्शन क्या है। तो तुम फंक्शन पहचान चुके हो, फंक्शन है तुम्हारा e की पावर x स्क्वायर, फंक्शन तुम पहचान गए। उसके बाद आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, तो e की पावर u का e की पावर u और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अब आप ध्यान से यस सर। देखिए कि यहां पर जो साफ साफ आपके पास इंटरवल दिया है x का, वो x का इंटरवल आपको लिमिट्स के फॉर्म में दिया गया है। कह रहा है कि जो x है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब x पॉजिटिव है। तो बच्चों अगर x पॉजिटिव है तो f डैश x भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात तय हो गई कि f डैश x भी पॉजिटिव होगा क्योंकि x पॉजिटिव है। क्योंकि बच्चों e की पावर समथिंग x स्क्वायर या e की पावर x स्क्वायर जो भी वैल्यू हो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर बनते हैं, और इनटू 2 की पावर x करोगे तो जो x है वो 0 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब दो पॉजिटिव नंबर्स का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो f डैश x पॉजिटिव ही है। और कभी भी f डैश x पॉजिटिव आता है तो बच्चों आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि जो fx है वो क्या है? आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी अब आप समझ चुके हो कि आपको e की पावर x का जो एरिया निकालना है। ध्यान से देखिए, अब आप समझ चुके हो कि आपको जो e की पावर x स्क्वायर जो फंक्शन है, अगर आपको उसको एरिया निकालना चाहते हो तो आपको एरिया, आपको कहीं समझ में आ रहा होगा कि एरिया वो कैसे दिखेगा। पहले तो आप समझ गए हो कि वो एरिया जो भी होगा वो एक सर्टेन इंटरवल a से b में है, जहां पर a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है। यस तो सर। बच्चों अगर आप अपने fx में x की जगह 0 डालोगे तो 1 आएगा। अब जल के देख मतलब आप अपने फंक्शन में x की जगह 0 डाल के देख लो, ये आपका फंक्शन है। इसमें x इक्वल टू 0 डालो तो देखो क्या आ रहा
x Sir, इक्वल 1. टू 0 डालोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और बच्चों जब x इक्वल टू 1 डालोगे तो इसकी वैल्यू e आएगी, तो e जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, और ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है क्योंकि अभी आप निकाल चुके हो, यानी आपका जो fx है e की पावर x स्क्वायर, उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, एक तो इंक्रीजिंग है और आपको उसके एंड पॉइंट्स की वैल्यू भी पता पड़ गई है कि 0 पर 1 है और 1 पर उसकी वैल्यू e है। तो बच्चों अब आपको जो एरिया एस्टिमेट करना है, वो एरिया तो आप समझ ही चुके हो कि वो एरिया कहाँ आपको दिख रहा है, वो एरिया तो आप एस्टिमेट कर ही चुके हो कि वो एरिया कैसे दिखाई देगा। वो एरिया बच्चों ये है, ये वाला एरिया आपको निकालना है। अगर आप ये वाला एरिया निकाल ले जाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इस एरिया को निकालने के लिए पहले तो आप ये देखो कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो तुम कहोगे सर इसमें जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है वो यूज हो सकती है, क्योंकि थर्ड वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें फंक्शन की लीस्ट वैल्यू भी पता पड़ चुकी है जो कि 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू भी पता पड़ चुकी है जो कि e है। ठीक है, और बच्चों आपने बताया है कि जो थर्ड प्रॉपर्टी है अगर वो यूज की जा सकती है तो क्वेश्चन हो सकता है। तो बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पे वापस स्क्रॉल हो रही है, आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को करने के लिए इस प्रॉपर्टी को लगाइए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर dx। ये क्या है? ये आपका एरिया है जो आपको नजर आ रहा है। ये किसके बीच में लाई करेगा? ये लाई करेगा बच्चों अपनी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चों? फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है 1, तो आप 1 टाइम्स लिखोगे b माइनस ए, और b की जगह 1 है, a की जगह 0 है। और कहां तक लाई करेगा? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है बच्चों? e है। और अगर आप ध्यान से देखें इसमें अगेन b माइनस ए है, तो b की जगह क्या है? 1, a की जगह क्या है? 0। यानी बच्चों आप ये एस्टिमेट कर चुके हैं कि आपका जो एरिया है e की पावर x स्क्वायर का 0 से 1 के बीच में, वो किसके बीच में लाई करेगा? वो 1 से e के बीच में लाई करेगा। तो बच्चों इसी तरीके से अपने आंसर को एस्टिमेट किया जाता है और अपने क्वेश्चन को किया जाता है। तो बच्चों आपका जो एरिया है वो लाई करेगा 1 से लेकर के e के बीच में, यानी e की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करती है, तो आपका एरिया 1 से 2 के बीच में भी हो सकता है, 1 से 2.5 के बीच में भी हो सकता है। तो बच्चों ये आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ। तो आदित्य बेटा समझ में आया कि आपका आंसर क्या है, कि इसका एरिया लाई करेगा 1 से लेकर के e के बीच में। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों मैंने आपको पहले भी 1-2 बार दिखाए थे, उसको देख करके आप अचानक डर गए थे और गलत सलत आंसर बता रहे थे। आई होप अब आपको समझ में आना चाहिए कि एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स को हम लोग एग्जैक्टली यूज कैसे करते हैं, क्योंकि आप इसका एरिया डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, समझ में आया? ओके, समझ में आ गया? अच्छी बात है, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो बच्चों रेडी हो जाइए, आपके पास जल्दी ही नया क्वेश्चन आने जा रहा है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? रेडी हो बेटा? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सभी बच्चे यहाँ पर रेडी होंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन आपको करना ही होगा। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत 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 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो आपके पास 2015 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं ले आ रहा हूँ, 2015 का क्वेश्चन। तो 2015 तो आप लिख सकते हैं जेई एडवांस 2015, जिसको अब मेंस में भी पूछा जाने लगा है, तो इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन इज द वैल्यू, ओके, the values of small a and L that satisfy the following equation। ठीक है, तो इक्वेशन जो है आपकी, वो इक्वेशन में लिखूंगा और उस इक्वेशन से आपको a की वैल्यू और L की वैल्यू बतानी है। तो इक्वेशन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, इक्वेशन है 0 से 4 पाई,
ध्यान से देखिएगा, आधे लोग छोड़ देंगे क्वेश्चन ही देख करके। क्वेश्चन है 0 से 4 पाई e की पावर t ब्रैकेट में sin 680 प्लस cos 480 dt ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और फिर नीचे लिखा है होल डिवाइडेड बाय 0 से पाई e की पावर t ब्रैकेट में है sin 680 प्लस cos 480 dt। तो बच्चों ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इक्वल टू है L। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है 0 से 4 पाई e की पावर t ब्रैकेट में sin की पावर 680 प्लस cos की पावर 480 dt होल डिवाइडेड बाय 0 से पाई e की पावर t sin की पावर 680 प्लस cos की पावर 480 dt, ये वैल्यू L के बराबर। तो बच्चों यहां पर आपको L की वैल्यू और A की वैल्यू दोनों प्रेडिक्ट करनी है कि वो क्या आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, सीधा करने की टेक्निक बता रहा हूं कि टेक्निक देखो क्या है। ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए पहला ही मैं मिलते जुलते आपको करा दे रहा हूं, ताकि देखते ही आप एडवांस में समय ना खराब करें। सबसे पहले बच्चों आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका ध्यान जाएगा कि क्वेश्चन में जो ऊपर फंक्शन है वही सेम फंक्शन नीचे भी है, दोनों तरफ सेम फंक्शन है ऊपर और नीचे। जब फंक्शन सेम है तो उसको कुछ मान लो, इतना बड़ा बड़ा लिखने की क्या जरूरत है। उसको हम मान लेते हैं e की पावर t के टर्म्स में या e की पावर x के टर्म्स में लिख लेते हैं। दिस इज e की पावर x sin 680 प्लस cos की पावर 4 a t ना लिखो, मैंने x का फंक्शन माना है तो आप x लिख लो, क्योंकि x में समझना आसान होता है। ये मैंने लिख दिया। तो बच्चों ये आपका फंक्शन है जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको एक जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, अब इस फंक्शन में एक चेक करो, क्योंकि ऑप्शंस इस तरह से दिए गए हैं, उससे हमें लगता है कि ऑप्शंस के हिसाब से भी हिंट मिलती है। फंक्शन में चेक करना होता है तुमको बेटा इसके बाद कि f ऑफ पाई प्लस एक्स या f ऑफ 2 पाई प्लस एक्स या f ऑफ 3 पाई प्लस एक्स, ये सारी वैल्यूज जरा निकाल के देखो और देखो क्या आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि fx में जहां जहां x है उसको k पाई प्लस एक्स से रिप्लेस कर दो। जरा ये करो पहले आप कॉपी में, तो आपको समझ में आएगा। तो आप ये देखोगे कि अगर नेगेटिव साइन आ भी जाता है तो पावर इवन होने की वजह से वो बार बार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट, प्लस में और इवन में। हाँ ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, तो यानी कि आप अगर जब लिखेंगे तो ही समझ पाएंगे। तो बच्चों आपका जो f ऑफ k पाई प्लस एक्स है उसको अगर आप और ढंग से लिखें तो e की पावर k पाई इंटू e की पावर x हो गया, और ब्रैकेट में आपका सेम फंक्शन आ गया साइन की पावर 6ax प्लस कॉस की पावर 4ax। आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। यस सर। इसका मतलब बच्चों यहां से आपका मतलब निकल के आ गया कि f ऑफ k पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू e की पावर k पाई। और बच्चों ये जो वैल्यू है पूरी, ये वैल्यू आपकी फंक्शन की ही है, यानी कि f ऑफ k पाई इंटू एफ एक्स। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, यानी f ऑफ k पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू e की पावर k पाई एफ एक्स। ये बच्चों आपको रिलेशन समझ में आना चाहिए कि मैंने आपको क्या जनरेट करके एक रिलेशन दिया है, और ये रिलेशन इसलिए जनरेट किया क्योंकि ऊपर और नीचे सेम फंक्शन। अब बच्चों अगर हम ऊपर वाली लिमिट को, ऊपर वाले इंटीग्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर वाले इंटीग्रेशन में लिखा था 0 से 4 पाई एफ टी डी टी, ऐसे लिखा हुआ है, या एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चों उसको जरा ब्रेक करते जाओ। जब ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा 0 से पाई एफ टी डी टी प्लस पाई से 2 पाई एफ टी डी टी प्लस 2 पाई से 3 पाई एफ टी डी टी, ठीक है, प्लस 3 पाई से 4 पाई एफ टी डी टी। ये बच्चों कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है,
तो बच्चों मैंने जो ऊपर वाला इंटीग्रेशन है उसको कई भागों में मैंने ब्रेक कर दिया। जब मैंने इसको कई भागों में ब्रेक किया तो बच्चों जो पहला वाला पार्ट है, पहला वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर में भी वही सेम वैल्यू लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में भी वही सेम वैल्यू लिखी हुई है 0 से पाई ft dt, इसलिए हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम दूसरे वाले इंटीग्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं जो लिखा है पाई से 2 पाई ft dt। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपको एक रिलेशन निकाल के देंगे। ठीक है, और रिलेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है एग्जैक्टली। तो बच्चों रिलेशन निकालने के लिए आप जरा यहाँ पर लिमिट देखो, लिमिट किस तरह की है। लिमिट है पाई से 2 पाई। ठीक है, आप एक काम करो, कोशिश करो कि ये लिमिट 0 से स्टार्ट हो जाए। अगर ये एक लिमिट 0 से स्टार्ट हो जाएगी तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो आप एक इस पे सब्स्टिट्यूशन पुट कर सकते हो, दिस इज t इज इक्वल टू पाई प्लस यू, एक सब्स्टिट्यूशन पुट कर दो। ठीक है, कहने का मतलब t इज इक्वल टू पाई प्लस यू, एक सब्स्टिट्यूशन अपने मन से पुट करो ताकि लिमिट आपकी 0 से स्टार्ट। कैसे? क्योंकि जब t को तुम पाई डालोगे तो तुम्हारा लिमिट, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, और जब तुम t को 2 पाई डालोगे तो अपर लिमिट आपकी पाई हो जाएगी। देखा, समझ में आया? और ये बन जाएगा f ऑफ t। t क्या है? t है आपका पाई प्लस यू, और dt जो है आपका du के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही बच्चों सेम काम आप यहां करिए, जैसे आपने यहां किया वैसे यहां बगल वाले में करिए। यहां पे आप सब्स्टिट्यूशन पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू 2 पाई प्लस यू। तो बच्चों जब आप पुट करेंगे तो फिर से आपको कुछ बातें यहां पर समझ के मिलेंगी। जरा पुट करके देखिए और ये सिमिलरिटी आपको मिलती चली जाएगी। और उसके आगे आप पुट करिए, तो आप आगे पुट करेंगे t इज इक्वल टू 3 पाई प्लस यू, फिर ये लिमिट ये भी 0 से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये बच्चों सिमिलरिटी चलती रहेगी, लेकिन हम पहले वाले को ही देखते हैं जो मैंने अभी लिखा है, 0 से पाई f ऑफ पाई प्लस यू du। पहले हम इसी को देखते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि f ऑफ पाई प्लस यू अगर आप लिखना चाहें तो f ऑफ पाई प्लस यू को लिखने के लिए आप इस बेसिक इक्वेशन को देखिए। पहले ये वाली बेसिक इक्वेशन जो आपने निकाली थी, ये बेसिक इक्वेशन है। तो बच्चों ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इस बेसिक इक्वेशन को ध्यान से देखिए। अगर आप f ऑफ पाई प्लस यू निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि तभी आपने इसको जनरेट कर लिया था पहले ही। तो बच्चों जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये कैसे नजर आएगा? f ऑफ पाई प्लस यू यानी k की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा e की पावर पाई इंटू fx की जगह यहां क्या हो जाएगा? fu। समझ में आया? और बच्चों e की पावर पाई जो है वो बाहर निकल आएगा, और आपका जो fu है, ध्यान से देखते रहिएगा अभी, और आपका जो fu है वो है आपका, fu को हम क्या लिख सकते हैं सेम इंटरवल में? उसको हम लिख सकते हैं ft dt, क्योंकि e की पावर पाई fu du का जो रिजल्ट होगा वही e की पावर पाई ft dt का भी रिजल्ट होगा। ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई जाती है क्लास 12 में कि a से b fx dx का जो रिजल्ट होता है वही a से b ft dt का भी रिजल्ट होता है सेम। तो बच्चों अभी आपको बिगिनिंग लेवल पे ये सारे एडवांस के क्वेश्चन हो सकता है आपकी बैंड बजा दें, लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो ऐसे ही मिलते जुलते आपको क्वेश्चन आ जाएंगे और दोबारा आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कुछ ना कुछ स्टेप्स करके कोई ना कोई आंसर अपना मैच करा सकते हैं, उससे आपका रैंक इंप्रूव जरूर हो जाएगी, वरना आप खाली बैठे रहेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं अभी मैंने ऐसा कोई भी स्टेप नहीं किया जो आपको समझ में ना आए। बस जो आपका जो फंक्शन था वो ऊपर नीचे सेम था, उसको पहले मैंने सिंप्लीफाई किया और एक रिलेशन डेवलप कर दिया, और न्यूमरेटर वाले इंटीग्रेशन को कई भागों में स्प्लिट कर दिया, तो उससे हमको एक सिमिलैरिटी मिली कि पाई से 2 पाई ft dt किसके इक्वल हो गया? वो हो गया e की पावर पाई 0 से पाई ft dt। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है, क्योंकि आपने 0 से 4 पाई ft dt को कई हिस्सों में ब्रेक किया था। तो पहला हिस्सा क्या था? 0 से पाई ft dt। दूसरा हिस्सा क्या था? पाई से 2 पाई ft dt। तो बच्चों अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप सिमिलर तरीके से सब्स्टिट्यूशन लगा करके बाकी दो इंटीग्रेशंस की भी वैल्यू पुट करेंगे
तो आपको यहां पर ये समझ में आएगा कि पूरे इंटीग्रेशन से एक टर्म कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा? वो आएगा 0 से पाई ft/dt। ये सारे इंटीग्रेशंस में कॉमन होगा और ब्रैकेट में आएगा सबसे पहले 1, फिर आएगा e की पावर पाई, फिर आएगा e की पावर 2 पाई, फिर आएगा e की पावर 3 पाई। इस तरह से बच्चों जो ऊपर वाला पहला इंटीग्रेशन है, ऊपर न्यूमरेटर वाला, वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। और बच्चों जब आप इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन, तो ओरिजिनल क्वेश्चन में प्लेस करते ही आपका जो नीचे वाला 0 से पाई ft/dt है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन आपको पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और बच्चों आपकी ये वैल्यू बन जाएगी l। तो बेसिकली बच्चों जो आपका l है वो अब आपको समझ में आना चाहिए। अब आप क्या करिए, इसकी वैल्यू जो है अपने क्वेश्चन में न्यूमरेटर में डाल दीजिए और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर जो है 0 से पाई ft/dt लिखा हुआ है, तो वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा और आपका जो l बन के आएगा वो बनेगा 1 प्लस e की पावर पाई, e की पावर 2 पाई, e की पावर 3 पाई। ठीक है, और आपका l फाइनली निकल जाएगा a r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो बच्चों ये वैल्यू निकल के आ जाएगी e की पावर 4 पाई -1 अपॉन e की पावर पाई -1। तो बच्चों आप देख सकते हैं आंसर आपका निकल आ चुका है। और आपने एक खास बात देखी होगी कि ये जो भी आंसर है ये ए पे डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पे ए क्या हो सकता है? कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी अगर आप वाकई में क्वेश्चंस करना चाहते हैं एडवांस में। तो यस सर। समझ में आया? यस सर, आ गया। समझ में आ गया। इसमें पसीने छूट जाते हैं लोगों के, सब क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं लोग, पसीने छूट जाएंगे लोगों के अगर असली में पेपर आता है तो। खाली बैठे रहते हैं लोग, समय काटते हैं, समय काट काट के बोलते रहते हैं बस अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। तो बच्चों अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एडवांस का ही है, लेकिन अगर आपका लेवल बढ़ गया होगा तो आप क्वेश्चन तुरंत कर ले जाएंगे। और मैं आपको सही बात बता दूं, ये जेईई मेंस में भी आ चुका है 2018 वाले पेपर में। क्वेश्चन है -π/6 से π/6 पाई प्लस 4x की पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ब्रैकेट में मॉड x प्लस π/6। ये है बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों आपको यहां पर करना क्या है, आपको i की वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, देन i इक्वल्स, ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 4 पाई, दूसरा ऑप्शन है 2 पाई प्लस 1/√3, तीसरा ऑप्शन है 2 पाई माइनस √3, चौथा ऑप्शन है आपका 4 पाई प्लस √3 -1/√3। ये क्वेश्चन है। और बच्चों मैं सचमुच बताऊं कि ये क्वेश्चन क्लास 12th का बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन पेपर एडवांस में ही था। सबसे पहले कोई भी बच्चा करता है, सामान्य बच्चा, तो वो सोचेगा कि सर इस क्वेश्चन को करने के लिए -a से +a वाली प्रॉपर्टी लगा दें, क्योंकि -a से +a जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी हमें पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है? कि इंटीग्रेशन -a से a f(x) इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a f(x)। लेकिन कब होता है? जब आपका फंक्शन इवन हो, ऑड होगा तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों अब आप इस पूरे फंक्शन में जब आप x की जगह -x पुट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ये फंक्शन इवन में आएगा, नहीं ये फंक्शन ऑड में आएगा, लेकिन लिमिट आपको इंडिकेट कर रही है कि ये कुछ तो है। तो इसके लिए क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लो तो क्या आ जाता है? इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लो तो क्या चला जाएगा? तो 2 पार्ट में स्प्लिट करके चेक कर लो, शायद आपसे कुछ हो जाए। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये दूसरा पार्ट है, ये है 1 माइनस साइन मॉड x प्लस π/6 और यहां पर है 4x की पावर 5 dx।
अब बच्चों जरा चेक करो, आपको कोई लग रहा है इंटीग्रेशन जीरो हो सकता है, कोई ऑड फंक्शन? कहोगे सर यस, ऑड फंक्शन को मिल गया। जो दूसरा वाला फंक्शन है ना सर, वो ऑड फंक्शन है, क्योंकि दूसरे वाले फंक्शन में जैसे ही आप x को -x से रिप्लेस करेंगे तो ऊपर पावर 4x 5 है, 4x की पावर 5 है, तो उससे एक माइनस बाहर नेगेटिव। निकल जाएगा। यस सर। लेकिन नीचे मॉड x है, मॉड x के अंदर अगर तुम -x करोगे तो भी वो +x ही होगा। तो उसका मतलब जो दूसरा वाला फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन बन गया, और उसका आंसर क्या हो गया? जीरो हो गया। उसका आंसर हो गया जीरो। अब आपके पास बच्चों क्या है? ये पहला ही तो रिजल्ट है। क्या आप ये पहला वाला रिजल्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हो? कहोगे सर बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि पहला वाला फंक्शन एक इवन फंक्शन है, क्योंकि x को -x से रिप्लेस करने पर वापस वही फंक्शन आ जाएगा। इसका मतलब सर ये हो सकता है 2 टाइम्स 0 से π/6, पाई को मैंने बाहर कर दिया, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन मॉड x प्लस π/6। इतना क्वेश्चन बचा। क्वेश्चन एडवांस का है, लेकिन लोगों ने डर के मारे छोड़ा हुआ है। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि जो आपकी x की लिमिट है वो 0 से 30 डिग्री है। 0 से क्या है? 30 डिग्री। इसका मतलब x तो आपका पॉजिटिव है। और बच्चों अगर आपका x पॉजिटिव है, आप देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहां जा रही है? 0 से 30, यानी x आपका पॉजिटिव है, तो बच्चों मॉड x भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि x पॉजिटिव है। तो बच्चों आप इसका साइन क्या कर सकते हो? मॉड का हटा सकते हो। तो 0 से π/6 dx होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x प्लस π/6। आई थिंक अब तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में अब तो कुछ नहीं बचा है। अब तो क्वेश्चन ये एक नॉर्मल इंटीग्रेशन का हो गया। क्यों भाई? अब ये क्वेश्चन नॉर्मल इंटीग्रेशन का हो गया। लेकिन अगर अभी भी नहीं हो पा रहा है तो एक काम कर लो, सब्स्टिट्यूशन पुट कर लो, x प्लस π/6। ध्यान से देखिए, आप x प्लस π/6 को क्या लेट कर लीजिए? t लेट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, लेट कर लिए। तो बटो जब x 0 होगा, ध्यान से देखिए, जब x 0 होगा तो t आपका क्या होगा? π/6। ठीक है, ध्यान से देखिए, t आपका क्या होगा? जब x 0 होगा तो t क्या होगा? π/6। और जब x π/6 होगा तो t क्या होगा? π/6 प्लस π/6 यानी 2π/6, यानी कि 5/3। π/3 हो जाएगा। तो बच्चों अब तो देखो शायद अब कर लो, तो ये हो गया 2π टाइम्स π/6 से π/3 dx आपका dt हो जाएगा 1 माइनस साइन, और ये t हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन हो सकता है। अब तो कहोगे सर अब 100% हो जाएगा, क्योंकि सर क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा है। क्योंकि जो सर ये 1 माइनस साइन टी है, हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। दिस इज 1 प्लस साइन टी इंटू 1 प्लस साइन टी। ठीक है, dt। अब कर लोगे बेटा 2 पाई, तो ये हो जाएगा नीचे cos स्क्वायर टी। cos स्क्वायर टी को ब्रेक कर दो, cos स्क्वायर टी को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? हाँ भाई, ये नीचे आएगा 1/cos स्क्वायर टी, उसको आप लिखोगे sec स्क्वायर टी, और sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का होता है 10x, यानी हो जाएगा π/6 से π/3 10 प्लस sin t अपॉन cos स्क्वायर टी, यानी कि sin t अपॉन cos t इंटू 1/cos t, यानी कि sec t मतलब sec t tan t का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec t होता है। तो बच्चों ये फाइनली हो जाएगा प्लस का sec t, और t की लिमिट आप पहले ही से जानते हो, दिस इज π/6 से π/3। ये सारी वैल्यूज अब आप इसमें पुट कर दो और बता दो कि कौन सा आंसर आपका निकल के आ रहा ए बी सी डी में से। यस सर। चेक कर लो कौन सा आंसर मैच करके आ रहा है। सर सी।
सी ऑप्शन, ठीक है, आप उसको चेक कर लीजिएगा, कोई भी ऑप्शन आएगा जरूर, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, कोई एक निकलेगा जरूर। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, अगर आपके पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा भी बढ़ गया होगा तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। और अभी वाला क्वेश्चन तो आप देख करके समझ गए होंगे कि यार ये क्वेश्चन तो क्लास 12th का ही है जो एडवांस में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ आई। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है। -2 से 0, लिमिट है -2 से 0, और ब्रैकेट के अंदर एक बड़ा सा फंक्शन लिखा हुआ है। बड़ा सा फंक्शन मैं आपको लिख के बता रहा हूं, लिखा है सबसे पहले x³ लिखा है, फिर 3x² लिखा है, फिर 3x लिखा है, फिर x+1 टाइम्स cos x+1 लिखा है। ठीक है, x³ + 3x² + 3x + x+1 टाइम्स cos x+1 ब्रैकेट dx। तो बच्चों आपको इसका रिजल्ट बताना है क्या होगा। ठीक है, 4 आंसर आपको दिए गए हैं। पहला आंसर -4, दूसरा आंसर -3, तीसरा आंसर -2, चौथा आंसर -1। सबसे पहले बच्चों, अगेन ये क्वेश्चन क्लास 12th में ही काउंट किया जाएगा। सबसे पहले बच्चों आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन को करने के लिए, तो ये x³ है, ये 3x² है, ये 3x है। तो तुम कहोगे सर होल क्यूब बनाने के लिए किसकी कमी है? 1 की कमी है। तो सर हम इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सर ये हो गया x³ + 1³ + 3x² + 3x + x+1 टाइम्स cos x+1। ये मैंने 1 ऐड किया और ये मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया। आई थिंक ये तो स्टेप काफी नॉर्मल सा स्टेप है। अगेन -2 से 0, ये बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ये यहां से यहां तक क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x+1 का होल क्यूब। क्या यहां तक बात समझ में आई? और पूरे इक्वेशन में x+1 की सिमेट्री जनरेट हो गई है। जब इक्वेशन में सिमेट्री जनरेट हो जाए तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x+1 को t मान लिया। अब आप x की जगह -2 डालो तो t क्या आएगा बता सकते हैं? t आएगा -1 जब आपका x -2 है। ठीक है, और जब आप x की जगह 0 डालोगे तो t आपका 1 आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो जो आपका t वेरी कर रहा है वो कर रहा है -1 से कहां तक वेरी कर रहा है? 1। -1 से 1। यस, ये वेरी कर रहा है। और ये बच्चों आपका हो गया t³ + t cos t -1, और dx की वैल्यू हो गई dt। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन आपको पहले से कुछ आसान लग रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्या क्वेश्चन हम मान सकते हैं फिनिश हो गया? क्योंकि हो जाएगा t⁴/4। इसमें आप लिमिट चढ़ा सकते हैं। और अगर आपको लिमिट ना भी लगानी हो तो क्लास 12th में आपने इतनी पढ़ाई की है कि आप दोबारा इसको सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको -a से a वाली प्रॉपर्टी फिर से नजर आ रही है। ध्यान से देखिए, -a से a वाली प्रॉपर्टी आपको फिर से नजर आ रही है। ध्यान दे रहे हैं? तो बच्चों t³ क्या है? t³ एक ऑड फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन होगा तो इसका रिजल्ट डायरेक्टली क्या हो जाएगा? पहले वाले का 0। और बच्चों जो दूसरा फंक्शन है वो है t × cos t, और अगर आप उसमें t को -t से रिप्लेस करेंगे तो ये फिर से एक ऑड फंक्शन बन जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 0। तो आपके पास dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और आप उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे -1 से 1, और जल्दी से मेरे को आप आंसर बता देंगे क्या आ रहा है। दिस इज -2। आंसर इज -2। तो बच्चों आपका आंसर है सी पार्ट। बच्चों क्वेश्चन को समझने की, क्वेश्चन को गहराई पर जाने की कोशिश करिए। नहीं पहुंचेंगे तो फिर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया है, सीधा सीधा क्लास 12th के ही स्टैंडर्ड्स यूज किए हैं
और मैंने तो क्वेश्चन में कुछ किया भी नहीं है। मानते हो कि नहीं? क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं किया। यस सर। तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाइए। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। दिस इज इफ I1 आपका है 0 से π/2 f ऑफ sin 2x sin x dx। ये बच्चों आपका I1 है। और जो बच्चों आपका I2 है वो है 0 से π/4 f ऑफ cos 2x इंटू cos x dx। पूछा जा रहा है बच्चों देन I1 अपॉन I2 की क्या वैल्यू होगी? I1 अपॉन I2 की क्या वैल्यू होगी? आपके पास चार आंसर है। पहला आंसर है 1, दूसरा आंसर है 1/√2, तीसरा है √2 और चौथा है 2। आपके पास चार आंसर है और आपके पास समय भी है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। 0 से π/2 f ऑफ sin 2x sin x dx और दूसरा है 0 से π/4 f ऑफ cos 2x cos x dx। ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों की लिमिट सेम नहीं है, लिमिट्स दोनों की बदली हुई हैं। दिमाग लगाइए, क्वेश्चन कैसे होगा आपको हम समय देने करने का पूरी ताकत लगाइए। तो उस क्वेश्चन को सोचने से पहले आप ये सोचिए कि आपने क्लास 12th में एक इंटीग्रेशन पढ़ा था 0 से π/2 log sin x dx। क्या आपने पढ़ा था? कहोगे सर बिल्कुल यस पढ़ा था। सर। तो क्या आपको वैसा कुछ महसूस होता है? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कम से कम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी याद आती है कि 0 से a f x dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे और कोई प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये माइनस a से a के फॉर्म का तो है नहीं। तो सबसे पहले आप लिखिए I1 इज इक्वल टू, इसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिए, यानी जहां जहां x है उसको π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। तो बच्चों जब फंक्शन के अंदर यहां पर x को आप π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स π/2, यानी कि पाई माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इन करके देख लो भाई। चलो x को किससे रिप्लेस करना है? π/2 माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पाई माइनस 2x। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये नहीं है, साइन थीटा। वापस साइन 2x बन जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा वो हो जाता है कॉस थीटा। तो बच्चों आपको ये टर्म समझ में आना चाहिए। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले की इक्वेशन है और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद की इक्वेशन है। इसके बाद आप क्या करते थे? आप दोनों को ऐड कर देते थे। तो I1 प्लस I1 क्या हो जाएगा? 2I1 हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो f sin 2x इन दोनों में कॉमन है और कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा अंदर? sin x प्लस cos x। क्या आपको आपका बचपन याद आ रहा है? क्या आपको आपका बचपन याद आ रहा है? अब यस बच्चों सर। आपको I1 और I2 में रिलेशन बैठाना है। अब कहोगे सर I1 और I2 में रिलेशन बैठाने के लिए अगर आप I2 को देखें तो I2 में सर एक तो लिमिट्स भी डिफर कर रही है और वहां पर सर f ऑफ cos 2x के बाहर cos x है। तो सर अगर आप थोड़ी सी भी रिसेम्बलेंस बनाना चाहते हैं तो उसको cos x के टर्म्स में लिखने की कोशिश करें। हमने कहा कैसे लिखेंगे? क्यों सर आप लिखते नहीं थे क्या? a sin x प्लस b cos x की वैल्यू कहां लाई करती थी? माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर के प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप ये प्रूविंग कैसे करते थे? आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करते थे और सारा प्रोग्राम फिनिश करते थे। तो बच्चों अगर मैं वो बातें याद कर सकता हूं तो मैं इसमें क्या √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके क्या ये वाला स्टेप लिख सकता हूं? इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2। तो मैं इसको cos के टर्म्स में अगर लिखूं तो ये कैसा नजर आएगा? cos ऑफ कैसा नजर आएगा बेटा? कैसे लिखेंगे? cos ऑफ सबसे पहले टर्म आएगा cos x cos π/4 प्लस sin x sin π/4। इसका मतलब ये क्या हो गया? cos ऑफ
x माइनस पाई बाय 4, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। भाई अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने इसको कैसे लिखा। ओके, 2i1 इज इक्वल टू, अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो दिक्कत क्रिएट हो गई। हमने कहा क्या दिक्कत क्रिएट हुई है? सर वहां cos x से यहाँ x माइनस पाई बाय 4 है, तो क्यों? क्योंकि उसको तुम टी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो क्या? हमने इससे पहले 3 क्वेश्चन टी में कन्वर्ट किए हैं, क्योंकि a से b एफ एक्स डी एक्स का जो रिजल्ट होता है वही तो a से b एफ टी डी टी का रिजल्ट होता है। तो क्या कन्वर्ट नहीं कर सकते हो क्या? कहोगे चलिए सर करते हैं, x माइनस पाई बाय 4 को t मान लेते हैं, मान लो। तो क्या बचेगा? कहोगे सर इसमें x की जगह अगर हम 0 डालेंगे तो t आएगा माइनस पाई बाय 4, ठीक है। और सर x की जगह जब हम पाई बाय 2 डालेंगे तो t क्या आएगा? प्लस पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। तो ये लिमिट क्या हो गई? कहोगे सर ये हो गई माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, एफ ऑफ साइन 2x। तो बच्चों साइन 2x लिखा है और x की जगह क्या आएगा? x की जगह आएगा पाई बाय 4 प्लस टी। तो ये हो जाएगा साइन के अंदर पाई बाय 2 प्लस 2t, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस cos थीटा। थीटा। तो तुम कहोगे सर ये cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4, x माइनस पाई बाय 4 को t माना है, और dx बराबर हो गया dt। तो सर ये देखो मैंने i को जनरेट कर लिया। कहां i? क्या i2 जनरेट हो गया? नहीं, i2 जनरेट नहीं हुआ है। जनरेट हो सकता है, बस इसकी लिमिट सेम कर दो। इसकी लिमिट अगर तुमने सेम कर दी तो ये सेम हो जाएगा। तो तुम कहोगे सर ये तो एक इवन फंक्शन होता है, ये भी एक इवन फंक्शन है, तो आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। क्यों भाई, समझ में आया? यस सर। क्योंकि कॉस का फंक्शन तो इवन होता है ना, तो t को माइनस टी से रिप्लेस करोगे तो वापस वही आ जाएगा। तो तुम कहोगे सर अब तो वही वाली प्रॉपर्टी लग गई क्लास 12th की, कि 0 से a एफ एक्स डी एस जो का जो रिजल्ट होता है वही 0 से a एफ टी डी टी का रिजल्ट होता है। तो बेटा तुम इसको क्या लिख सकते हो? तुम इसको क्या लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो I2। ये क्या बन गया आपका? I2। देखो आपका I2 क्या है? सबसे टॉप पे देखो लिखा हुआ है। अगर I2 ये है यस तो सर। ये भी तो I2 हुआ। तो तुम कहोगे सर क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। हमने कहा कैसे? कहोगे सर 2 से 2 कैंसिल, आपके पास सीधा सीधा रिलेशन आ गया, I1 इज इक्वल टू √2 I2। और सर आपसे पूछा गया था I1 अपॉन I2 का रेशियो, तो I1 अपॉन I2 का रेशियो कितना है? √2। कितना है? √2। √2। हाँ भैया, अगर आईआईटी चाहिए तो आईआईटी की तरह मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, क्वेश्चंस को रिपीट करना पड़ता है घर पे। एक बार करने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो आपको आ गया। ये तो मेरे इतने सालों की मेहनत है कि मेरे को क्वेश्चंस जल्दी जल्दी होते हैं। आपने हमारी तरह थोड़ना पड़ा है, समय लगता है। क्या लगता है? समय। समय। और समय का खेल है, और एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर आईआईटी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बार बार माँ बाप थोड़ी नहीं कहेंगे कि बेटा फिर से तैयारी कर लो, बेटा फिर से तैयारी कर लो। तो कोशिश करो कि कोई ना कोई तुम्हें ब्रांच यही लोकल आईआईटी कानपुर में मिल जाए। ये कोशिश तभी होगी जब आप भूले भटके हुए ऐसे क्वेश्चंस जबरदस्ती करके आओगे। छोड़ के आओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सुन रहे हो मेरी बात? छोड़ के आओगे यस तो सर। कुछ भी नहीं मिलेगा। छोड़ के आ गए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिले।
हाँ, तो करने की कोशिश करो। देखो हमने कैसे जबरदस्ती क्वेश्चन को किया। ये क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं, कोई तो कंसेप्ट हम भी यूज कर रहे हैं। और तुम कह रहे हो सर हर बार जो क्वेश्चन है वो आप क्लास 12th के कंसेप्ट पे ज्यादातर यूज करके कर लेते हैं, लेकिन सर हम लोग बिगिनर है, हम लोग ने कभी किए नहीं है, तो इसीलिए तो तुमको क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलेंगे। ओके, लेट एफ बी अ नॉन नेगेटिव, let f be a non-negative function defined on interval 0 से 1। ध्यान से देखिए, f आपका पॉजिटिव है तभी उसको नॉन नेगेटिव कहा गया है, और वो 0 से 1 के इंटरवल में डिफाइंड है। और आपके पास एक कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन है बच्चों कि इफ, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इफ 0 से x, इफ 0 से x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ डैश टी का होल स्क्वायर, 1 माइनस एफ डैश टी का होल स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 0 से x एफ टी डी टी। तो बच्चों आपके पास एक इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन को ध्यान से पहले तो आप रीड करिए, लिखी क्या है। जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन होता है, वैसे यहाँ पे आपके पास लिखा है कि 0 से x इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में है 1 माइनस एफ डैश टी का होल स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 0 से x एफ टी डी टी। अगेन बच्चों मैं फिर से आपको बता देता हूं कि जो x है आपका वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और आपके पास डाटा गिवन है कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन करना होता है। इस तरह के ऑप्शंस दिए हैं कि f लेस देन हाफ, मतलब f हाफ लेस देन हाफ, f ऑफ 1/3 ग्रेटर देन 1/3, इस तरह के बच्चों ऑप्शंस दिए हुए हैं। दूसरा ऑप्शन लिख देता हूं, लिखा हुआ है f हाफ लेस देन हाफ एंड f ऑफ 1/3 ग्रेड लेस देन 1/3। इस तरह के 4 ऑप्शंस, इनइक्वालिटी को उल्टा पुल्टा करके 4 ऑप्शंस बनाए गए। अब बच्चों सबसे पहले तो आपका काम यह है कि आप अपने जो ओरिजिनल फंक्शन दिया गया है पहले तो आप उसको समझो कि वो लिखा किस तरह से। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपको लेबनीज थ्योरम तो आती है। जब आप लेबनीज थ्योरम जानते हैं तो दोनों तरफ इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जानते हैं ना आप लेबनीज थ्योरम, मैंने आपको सिखाई थी। तो लेबनीज थ्योरम को यूज करिए और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं, और इसके साथ x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा तो वो लिखेंगे नहीं, और नीचे वाला 0 डालेंगे तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 से पूरा 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड वाला बन जाएगा fx और x का हो जाएगा 1। तो बच्चों आपके पास क्लियरली कट fx यहां से आपको समझ में आ रहा है। अब बच्चों यहां से जरा f डैश x निकालो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके लिखो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखो बच्चों मैंने दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी, समझ में आया। स्क्वायरिंग करने के बाद बच्चों यहाँ से आपको f डैश x निकालना है। तो f डैश x आ रहा है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, ऐसा कुछ f डैश x आपका निकल करके आया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने f डैश x का एक फंक्शन निकालना है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती है तो मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूँ कि जो f डैश x है ना, उस f डैश x को आप लिख दो dy/dx। ठीक है, और ये लिख दो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, जो बच्चों y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, तो एफ एक्स की जगह आप y लिख दो, तो आप सोच लोगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही फॉर्म है जो समझ में कम आ रहा है। ठीक है,
मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो मैंने एफ एक्स की जगह y लिख दिया और एफ डैश एक्स की जगह dy बाई डी एक्स लिख दिया। बच्चों अब तो डिफरेंशियल इक्वेशन 100% आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बहुत टेढ़े फॉर्म में दी हुई थी जो बच्चों को जल्दी स्ट्राइक नहीं कर सकती थी। ये बच्चों साइन इनवर्स y हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और बच्चों यहां से आपके पास डाटा भी दिया हुआ है, उस डाटा को यूज कर लीजिए। इसको आप भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। आपके पास डाटा दिया है बच्चों की x इक्वल टू 0 पर, सबसे टॉप पे देखिए डाटा है आपके पास x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों जब यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब बच्चों जो y होगा वो बन जाएगा प्लस माइनस साइन x, क्योंकि c की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे दिया गया कि जो आपका फंक्शन है वो नॉन नेगेटिव है, तो यानी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिर्फ y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखोगे, यानी आपका ओरिजिनल फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स, या आप इसको एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स भी लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब बच्चों आप अपना जरा क्वेश्चन देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या दिया था, उसमें x 0 से 1 के बीच में साफ साफ कहा गया है कि लाई करना। एक काम कर लो, 0 से 1 ना सोच करके अगर तुम्हें साइन x और x में इनइक्वालिटी क्रिएट करनी है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है वो कुछ इसी तरीके से, जैसे साइन x लेस देन x, साइन x ग्रेटर देन x। तो बच्चों एक काम करो, आप ये बताओ कि अगर x 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, 0 से π/2 के बीच में मतलब 1 भी आ जाएगा, 0 से π/2 मतलब 0 से 1 भी है, तो साइन x हमेशा क्या होता है, लेस देन x। ये बच्चों आपको पढ़ाया जाता है कि साइन x लेस देन x होता है जब x 0 से π/2 के बीच में लाई करे, और अगर x 0 से π/2 में है तो x 0 से 1 में भी होगा। तो बच्चों साइन x आपका क्या है, वो फंक्शन है, और ये हो गया x। अब बच्चों आप चेक कर लो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो। बस ये याद रखना कि x आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग जब आप चेक करोगे तो आपका कई तरह के आंसर्स दिए थे, उसमें से बी वाला आंसर है वो सही हो जाएगा। आप चेक कर लो, बी वाले आंसर में दोनों में ही लिखा है एफ एक्स लेस देन एक्स। बी वाले आंसर में दोनों में ही एफ एक्स लेस देन एक्स लिखा हुआ है, और x यहाँ 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि x में दोनों की वैल्यू हाफ है और उधर 1/3 है, और हाफ और 1/3 दोनों ही 0 से 1 के बीच में लाई करती है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। क्या हुआ, बैंड बज गया? सर थोड़ा सा। बैंड बज गया तो चलो कोई बात नहीं, पहले इस क्वेश्चन को रिव्यू करो, अगर जहां समझ में ना आए पहले वो हमको बताओ।